सबसे खतरनाक नफरत वो नहीं होती जो चिल्लाकर मारे। सबसे खतरनाक नफरत वो होती है जो सामान्य बना दी जाए। अफसोस कि हम आज इसी सामान्य बना दी गई नफरती समाज का हिस्सा हो चले हैं। भारत एक ऐसे देश है जिसकी खूबसूरती उसके संविधान निर्माताओं ने संविधान में बराबरी, आज़ादी और भाईचारे के शब्दों में दर्ज कर दी। वही देश आज इसी संविधान के उलट एक और नई और डरावनी सच्चाई गढ़ रहा है। ये सच्चाई है एक समाज या एक समुदाय के खिलाफ बढ़ रहे नफरती हादसों यानी कि हेट क्राइम के। हेट क्राइम मतलब सिर्फ मार देना नहीं है, बल्कि किसी को उसकी पहचान की वजह से डर में जीने पर मजबूर कर देना है। और पिछले 10-12 सालों में ऐसी सैकड़ों हजारों घटनाएं बदकिस्मती से घट चुकी है, जो एक सिस्टम की और उस चुप्पी की जो नफरत की ताकत को बढ़ा देती है। भारतीय मुसलमानों की सबसे बड़ी तंजीमों में से एक जमीयत उलमाए हिंद की तरफ से जारी किए गए कुछ आंकड़ों के मुताबिक अगर मैं बात करूं दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ दिसंबर 2025 में 302 हेट क्राइम मुल्क भर में रिकॉर्ड किए गए हैं। ये तादाद वो है जिनको रिकॉर्ड किया गया है। असल आंकड़ा यकीनन इससे ज्यादा है। हिंदुस्तान में आज लाखों करोड़ों अल्पसंख्यक उनके धर्म, जाति, भाषा, पहचान या पहनावे की वजह से टारगेट होने को मजबूर हो चले हैं। इस नफरत को टारगेट सिर्फ कुछ व्यक्ति नहीं, बल्कि पूरे समुदाय को संदेश दिया जा रहा है कि तुम यहां सुरक्षित नहीं हो। इस नफरती पाठशाला को कई चेहरों के जरिए प्रयोग किया जा रहा है। इन्हीं में से एक नफरती चेहरा है मॉब लिंचिंग का। ये भारत में हेट क्राइम का सबसे क्रूर और दिखने वाला रूप है, जहां एक भीड़ जिसकी कोई पहचान नहीं, जिसका कोई चेहरा नहीं होता, कोई जिम्मेदारी नहीं होती, कोई पछतावा नहीं होता, अफवाह फैलती है, नफरत भड़कती है और इंसाफ मर जाता है। 2015 के बाद से हमने देखा कि कैसे अफवाहें गाय चोरी की, बच्चे उठाने वाला या बांग्लादेशी के नाम पर मौत का फैसला कर दिया जा रहा है। यहां सवाल यह नहीं है कि आरोप सही था या गलत, सवाल यह है कि फैसला किसने किया। मॉब लिंचिंग की सबसे डरावनी बात यह है कि इसमें अपराध उत्सव बना दिया गया है। लोग वीडियो बनाते हैं, नारे लगाते हैं, कभी कभी लाश के साथ सेल्फी तक ली जाती है और बाद में कहा जाता है ये तो गुस्से में हो गया है। नहीं, गुस्से में हत्या नहीं होती है, हेट क्राइम में संदेश दिया जाता है। सबसे बड़ी गलती ये मानना कि हेट क्राइम से भीड़ के हाथों होता है। हेट क्राइम के और भी कई चेहरे हैं जो करीबन भारत में एक के बाद एक दिखाई देते रहे हैं। कई जगह देखा गया है कि कैसे अल्पसंख्यक समाज की धार्मिक इमारतों को, मस्जिदों को, दरगाहों को या कब्रिस्तानों को अवैध कहकर गिराया जाता है, लेकिन आसपास के दूसरे इमारत जैसे के तैसे जस के तस रहते हैं। तो सवाल उठता है कि क्या ये सिर्फ अतिक्रमण हटाना है या पहचान मिटाने की कोशिश। धार्मिक स्थलों पर हमले सिर्फ ईंट पत्थर नहीं तोड़ते, वो इतिहास, याददाश्त और सम्मान तोड़ते हैं। कई हेट क्राइम सीधे हत्या तक नहीं जाते। कभी किसी की दुकान जला दी जाती है, कभी किसी को सार्वजनिक रूप से पीटा जाता है, कभी ट्रेन में, तो कभी सड़क पर, तो कभी कपड़े देखकर। मकसद साफ होता है, मारना भी, डराना भी, ताकि अगली बार कोई आवाज उठाने से पहले 100 बार सोचे। साथियों, हेट क्राइम हमेशा खून में नहीं दिखता। कभी ये नौकरी ना मिलने में भी दिखता है, कभी मकान किराए पर ना मिलने में भी दिखता है, कभी स्कूल में बच्चों के साथ दुर्व्यवहार करने में भी दिखता है। आपका नाम थोड़ा अलग है, ये इलाका आपके लिए ठीक नहीं है, ऊपर से आदेश है। ये भेदभाव कानूनी भाषा में अपराध नहीं लगता, लेकिन सामाजिक तौर पर इंसान को अंदर अंदर तोड़ देता है। इसे एक तरह के समाज से बहिष्कार के तौर पर भी देखा जाता है, जहां लोगों को मारा नहीं जाता है, उन्हें समाज से अलग थलग कर दिया जाता है। जैसे उनका दुकानों से बहिष्कार करना, किराए के मकानों को खाली करवा देना, व्यापार बंद कराना, त्योहारों में अलग थलग कर देना। ये सब हेट क्राइम का सॉफ्ट वर्जन है।
जो लंबे समय तक ज्यादा नुकसान करता है। बची कुची कसर कभी इंसाफ की दस्तरबरदार कही जाने वाली अब सांप्रदायिक हो चली है। मीडिया और उसके जरिए फैलाई अफवाह और झूठी खबरों के जरिए भी की जाती है। ये खबर नफरत के ईंधन की तरह काम करती है। हेट क्राइम अचानक से नहीं होता, इसके पीछे एक माहौल बनाया जाता है। टीवी डिबेट्स में एक समुदाय को बार बार शक के घेरे में रखा जाता है। सोशल मीडिया पर आधे अधूरे वीडियो, झूठे दावे, भ्रामक हेडलाइन तेजी से फैलाई जाती है। जब अफवाह बार बार दिखाया जाए तो वो सच लगने लग जाता है और फिर कोई मार दे तो कहा जाता है लोगों में गुस्सा था ना। जुल्म और तशद्दुद के बाद जब मामला संविधान से मिली कानूनी ताकत की ओर बढ़ता है तो यहाँ कानून की रक्षक कही जाने वाली पुलिस की भूमिका सबसे संवेदनशील हो जाती है। कई मामलों में जैसे देखने को भी मिलता रहा है कि पुलिस की तरफ से ऐसे मामले में अपराध के दौरान देर से पहुंचना, अपराधी पर एफआईआर दर्ज न होना, पीड़ितों को रक्षा और इंसाफ की उम्मीद देने की जगह उसी से सवाल जवाब पूछा जाना और इस सबसे ज्यादा खतरनाक आरोपी को खुले तौर पर घूमते रहना। इंसाफ की पहली सीढ़ी ही डगमगाने लगे तो पीड़ित कहां जाए। कुछ मामलों में पुलिस खुद जुल्म का हिस्सा बन जाती है। मनमानी गिरफ्तारियां, कस्टडी में मारपीट या चुनिंदा कार्रवाई। मामला यहां भी नहीं रुकता। इसके बाद राज्य सरकार और प्रशासन के जरिए एक ही समुदाय के घरों पर बुलडोजर चलता है। एक ही तरह के अपराध में अलग अलग बर्ताव होता है। पीड़ितों को ही दोषी ठहरा दिया जाता है। तो ये सवाल उठता है कि क्या कानून सबके लिए बराबर है क्या, या कुछ लोगों के लिए ज्यादा सख्त और कुछ लोगों के लिए ज्यादा नर्म। हेट क्राइम का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि यहाँ लोगों को एक दूसरे से डराने, जी हाँ, एक दूसरे से डराने लगा है। पड़ोसी पड़ोसी से, दोस्त दोस्त से, शहर शहर से, और जब समाज डर के टुकड़ों में बढ़ जाए तो सत्ता बिना सवाल के चलती है। आज निशाने पर कोई और है, कल कोई और होगा। इतिहास गवाह है, नफरत कभी तृप्त नहीं होती। आज जो चुप है वो सुरक्षित नहीं, वो अगली बारी का इंतजार कर रहा है। हेट क्राइम सिर्फ अपराध नहीं, ये एक चेतावनी है। अगर हम आज नफरत को नॉर्मल मान लेंगे तो कल इंसाफ एक कहानी बन जाएगा। ये लड़ाई किसी धर्म के खिलाफ नहीं, ये लड़ाई है डर के खिलाफ, झूठ के खिलाफ और उस चुप्पी के खिलाफ जो हर अन्याय के बाद और गहरी होती जाती है। इतनी गहरी कि जमीयत उलमाए हिंद के अध्यक्ष और मुल्क की सबसे ताकतवर मुस्लिम शख्सियात में से एक मौलाना महमूद असद मदनी तक इस नफरती व्यवहार से बच नहीं सके। जब इतनी ताकतवर मुस्लिम शख्सियात तक को टारगेट करने की कोशिश की जा सकती है तो सोचिए किसी आम शख्स की हिफाजत किस किनारे खड़ी होगी। जय हिंद दोस्तों, जय भारत, जय संविधान। शुक्रिया।